ईवीएम का मुद्दा अब संसद भवन में गूंजने लगा है। आज प्रियंका गांधी ने साफ साफ कहा कि अगर आप में दम है तो ईवीएम से चुनाव करवा लीजिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। इस देश में ईवीएम से सबसे ज़्यादा नुकसान बहुजन लीडरशिप वाले दलों को है। सपा को, बसपा को, आरजेडी को, जेडीयू को, जेएमएम को, डीएमके को नुकसान है। लेकिन ईवीएम का मुद्दा वो पार्टी उठा रही है, वो नेता उठा रहे हैं जिनके पुरखे ईवीएम लेकर आए। ये सच है कि ईवीएम कांग्रेस के ज़माने में आई और वाजपेयी ने इसको लागू किया, लेकिन ये बात सच है कि अब लगभग कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ खड़ा होता दिख रहा है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद सब सकते में है। मैं फिर कह रहा हूँ, ईवीएम के जरिए ही मायावती जी की सरकार छीनी गई, ईवीएम के जरिए ही अखिलेश यादव की सरकार छीनी गई। आप इस देश के 90% आबादी वाले SC ST OBC से पूछ लीजिए, वो साफ साफ कहेगा कि ईवीएम के वो खिलाफ है। अब तो पटेल, मराठा, जाट, गुर्जर कम्युनिटी, जो किसान कम्युनिटी है, वो भी धीरे धीरे ईवीएम के खिलाफ होता जा रहा है। मैं बताऊंगा प्रियंका को आज ईवीएम के विरोध में जो तालियां मिल रही है वो शुरुआत कैसे हुई। पहले आपको थोड़ा पॉलिटिकल फ्लैशबैक में ले जाऊंगा। सोचिए, इस देश में जातिवाद था, मनुवाद अभी भी है, जातिवाद अभी भी है। जाति कुव्यवस्था, मनुवादी कुव्यवस्था पर देश चलता था। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा था। लाख संघर्षों के बाद दो तरह के आंदोलन चल रहे थे। एक सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहा था जो अंग्रेज के आने से पहले से चल रहे थे, मतलब जातिवाद अंग्रेज के आने से पहले से था। संत श्रीमणि रविदास महाराज, कबीर, संत गाडगे, अयंकली जैसे न जाने कितने महान समाज सुधारक, बसवन्ना जैसे लोग, पैरेलल गुरु नानक साहब जैसे लोग समाज सुधार का आंदोलन चला रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ और ख़त्म हो रहा था। उसके बाद अंग्रेज आ गए। अंग्रेज आने के बाद आंदोलन की लड़ाई भी चल रही थी, देश को गुलामी से निकालने की भी लड़ाई चल रही थी। और उस दौर में साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले जैसे शख्सियत, महान शख्सियत, समाज सुधार के भी आंदोलन चलाया, देश आज़ाद हो गया। लेकिन सोचिए, आज भी जातिवाद, मनुवाद, लोकतंत्र पर भी धब्बा है। और कैसे जातिवाद, मनुवाद को ईवीएम मजबूत करता है वो समझिए। ईवीएम लाने के पीछे मंशा क्या है। जब ये देश आज़ाद हो रहा था तब लोग इस पक्ष में थे कि कौन वोट डालेगा, कौन वोट नहीं डालेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि पढ़े लिखे लोग वोट डालेंगे, कुछ लोग कह रहे थे कि टैक्स देने वाले लोग वोट डालेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इस देश के लोगों का भला लोकतंत्र से होगा। कम से कम शोषित वंचित, जो जाति के आधार पर शोषित हैं, उनका भला तो कम से कम लोकतंत्र से होगा, संविधान से होगा। लेकिन इस देश की जाति कुव्यवस्था, मनुवादी कुव्यवस्था ने कैसे मजाक किया है लोकतंत्र से वो समझिए। कुछ लोग तो लोकतंत्र को मानने के लिए तैयार नहीं थे, 60 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। कुछ लोग संविधान मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बाबा साहब ने वो फसल लगा दी थी, वो बीज डाल दी थी जिसका फसल तो एक दिन लहलहाना था। लेकिन जाति कुव्यवस्था, मनुवादी कुव्यवस्था ने कैसे इस देश को तोड़ता रहा है। जब वोट का अधिकार सबको मिला और SC ST को रिजर्वेशन मिल गया लोकसभा विधानसभा में, तब ये जातिवादी, मनुवादी अपने घर के नौकरों को चुनाव जिताते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक, शोषित वंचित समाज के लोग पढ़ने लिखने लगे, स्कूल के दरवाजे खुले। और आज़ादी के बाद, बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद, जब बहुजन आंदोलन तेज हुआ और जब जगदेव बाबू की शहादत हुई, जब रामस्वरूप वर्मा ने आंदोलन चलाया, जब मान्यवर कांशीराम साहब ने साइकिल से पूरे देश को नाप दिया और 412 सीट जीतने वाले राजीव गांधी को चुनाव हरा दिया, प्रियंका जी के पिता को, उसके बाद जब मान्यवर साहब ने नारा दिया, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जब इस देश में लालू यादव मुख्यमंत्री बनने लगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनने लगे, जब इक्का दुक्का दलित पिछड़ा रामविलास पासवान हो, बाबू जगजीवन राम जैसे राजनीति में, चौधरी चरण सिंह जैसे लोग आने लगे, देवीलाल जैसे लोग आने लगे, तब इन लोगों ने बूथ लूटना शुरू कर दिया। लेकिन जब इस देश के शोषित वंचित समाज के लोगों ने वोट को अपना संवैधानिक अधिकार माना, समझा और वोट डंडे की चोट पर डंडा लेकर वोट डालना शुरू किया,
तब ये कुव्यवस्था, जातिवादी मनुवादी कुव्यवस्था ने, जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में ऐसे जातिवादी मनुवादी हैं जिनको संविधान से आज भी नफरत है। भले आज संसद में संविधान पर बहस हो रही है, लेकिन इनको नफरत है। ये आरक्षण से नफरत करते हैं, ये डाइवर्सिटी से नफरत करते हैं। इन लोगों ने ही प्लान करके ईवीएम ले आए, और जैसे ही ईवीएम आया, बहुजन दलों की सरकार चली गई। सोचिए, चुनाव आयोग एक ही बार इस देश में ईमानदारी का ठप्पा लगा। टीएन शेषन, हराना किसको था? लालू यादव को। मायावती जी के हाथी ढकवा दिए गए। ये भी दौर इस देश ने देखा है। बैनर पोस्टर साटने पर बैन कर दिया गया, लेकिन आज देखिए जगह जगह बैनर पोस्टर होर्डिंग सटे रहते हैं। कोई पूछने आ रहा है? सब कुछ लालू यादव को, पिछड़े को सत्ता से बेदखल करने के लिए हुआ। सब कुछ एक बहुजन समाज की बेटी, दलित समाज की बेटी मायावती जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए हुआ। उसके बाद इस देश में बामसेफ जैसे संगठन ने ईवीएम के मुद्दे को आंदोलन चलाया। रोज भाषण हुआ, रोज लोग लिखने पढ़ने लगे, रोज लोग बोलने लगे। उसके बाद ये पब्लिक डिस्कोर्स में आया। लेकिन सोचिए, कभी बीजेपी भी ईवीएम के खिलाफ हुआ करती थी। जब बैक टू बैक 2 बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तब बीजेपी ईवीएम के खिलाफ थी। उसके बाद अब बैक टू बैक 3 बार से बीजेपी की सरकार है, तब कांग्रेस खिलाफ है। इसलिए बामसेफ वाले कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में गठबंधन है। लेकिन धीरे धीरे अब शरद पवार भी बोलने लगे हैं, क्योंकि वो भी, उनकी भी राजनीति खत्म हो रही है। तो धीरे धीरे जितने रीजनल पार्टियां हैं, जो किसानों की पार्टी है, चौधरी देवीलाल की पार्टी खत्म हो रही है। हरियाणा में, महाराष्ट्र में किसानों का आंदोलन खत्म हो रहा है, राजनीति खत्म हो रही है। अब लगभग पूरे देश को लगने लगा है कि ईवीएम एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और झूठ है। मैं तो इस देश के कम से कम SC, ST, OBC के नेताओं से कहना चाहता हूं, प्रियंका गांधी का कोई बहुत नैतिक रोल नहीं है ईवीएम को लेकर। उन्हीं के घर वालों लाए हैं। लागू बीजेपी ने किया है, लेकिन कम से कम शोषित वंचित समाज से आने वाले नेताओं को, चाहे वो किसी पार्टी से हो, ईवीएम को लेकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। और सोचिए, महाराष्ट्र ने तो मिसाल पेश कर दी है। महाराष्ट्र में जब से नतीजे आए हैं, महाराष्ट्र के गांव गांव में ईवीएम के खिलाफ बैलेट पेपर से मॉक चुनाव वोटिंग कराया जा रहा है। ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जिस पार्टी के लोग जीते हैं, हमने तो उसको वोट ही नहीं दिया। प्रशासन वहां, सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े टेक्निकल आदमी कहता है एलन मस्क, जिसके सामने आज विज्ञान पानी मांगता है, जो नासा से आगे बढ़ चुका है। 21वीं सदी में विज्ञान का कोई मास्टर है तो वो एलन मस्क है, तकनीक का कोई मास्टर है तो एलन मस्क है। वो शख्स कह चुका है कि ईवीएम बड़ा फ्रॉड है, बड़ा फर्जीवाड़ा है, लेकिन भारत का चुनाव आयोग मानता ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में 90% लोगों के वोटों को लूटने का एक नया हथियार है ईवीएम, और इसको खत्म होना चाहिए। और कम से कम इस देश के SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यकों को तो कम से कम इसके खिलाफ तेजी से बोलना चाहिए, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर ईवीएम खत्म नहीं हुआ तो डेमोक्रेसी अपने अंतिम सांसें गिनेंगी और जनता के हक अधिकार छीने जाएंगे। अगर सरकार को वोट का डर होता है तो वो महंगाई को देखती है, वो बेरोजगारी को देखती है। अगर उसे लगेगा कि हम तो ईवीएम मैनेज करके जीत जाएंगे, तो फिर वो गरीब लोगों के पक्ष में काम नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ईवीएम सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं है, वो हमारे आपके जैसे शोषित वंचित समाज, पत्रकारों के लिए खतरनाक है, जुडिशियरी के लिए खतरनाक है, उन तमाम लोगों के लिए खतरनाक है जो नैतिकता में भरोसा करते हैं, जो एथिक्स में भरोसा करते हैं, जो ईमानदारी में भरोसा करते हैं। नहीं तो बेईमानी से बनी हुई सरकारें आपको फांसी पर टांग देगी, आपको जेल में डाल देगी, और आप पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बन जाएंगे। डेमोक्रेसी इसलिए आई थी कि सरकार पर नकेल कसा जा सके और जनता मालिक हो। और अगर ईवीएम नहीं खत्म हुआ तो जनता फिर से प्रजा बन जाएगी, और CM PM बनने वाले लोग राजा बन जाएंगे। तब फिर से राजतंत्र आ जाएगा। लोकतंत्र का मतलब होता है जिसमें जनता राजा हो, और राजतंत्र का मतलब होता है जिसमें राजा राजा हो और जनता गुलाम। तो ईवीएम कितना खतरनाक है ये आप समझ सकते हैं। और अब संसद में भी ईवीएम अब बात होने लगी है। काश बहुजन नेताओं ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई होती। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।